Okay, so today's lecture is all about adjusting entries. आपका जो चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दिस इज ऑल अबाउट एक्रूअल एंड डेफरल्स। और इसमें हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। और फिर हम देखेंगे कि उन एडजस्टमेंट्स की जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो किस तरह से हम करते हैं। देन एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद उनके लेजर्स, और फिर जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसको सामने रखते हुए फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होती है। व्हाट इज एन एडजस्टमेंट? एन एडजस्टमेंट मीन्स टू मेक द करेक्ट record of transaction which has not been entered or which has been entered but incomplete or wrong way। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन का करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है जिसका आप करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं? जो या तो पहले एंटर नहीं हुई होती, नंबर वन, या अगर पहले एंटर्ड हुई होती है तो वो इनकम्प्लीट वे या रॉन्ग वे से वो एंटर हुई होती है। मोस्ट प्रोबेबली तो वो अनएंटर्ड ट्रांजेक्शन, मिस ट्रांजेक्शन होती है, या वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन होती है, यानी वो कंप्लीट नहीं होती, उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी होती है। बेसिकली एडजस्टमेंट का मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है जगह बनाना। तो उन ट्रांजेक्शन्स की हम जगह बना रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी एंटर नहीं हुई होती या इनकम्प्लीट बेस से वो ट्रांजेक्शन एंटर हुई होती है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, एडजस्टमेंट्स होती हैं। पहली है कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, ये पहली कैटेगरी है एडजस्टमेंट्स की। दूसरी है कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। तीसरी accruing unpaid expenses, एंड नंबर 4 accruing uncollected revenue। ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं एडजस्टमेंट्स की। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फर्दर ट्रांजेक्शन आती हैं। आज के दिन हम जो पहली एडजस्टमेंट है विच इज कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, अब वो हम देखेंगे। कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें हम सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन में किसी उस ट्रांजैक्शन के हेड को हम एसेट्स में लेते हैं। उसके बाद फिर हम उस एसेट्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करते रहते हैं। नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें वो तमाम अखराजात आते हैं, कैश एक्सपेंडिचर आते हैं जिसका फायदा हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ट्रांजेक्शन की है, मैंने कोई खर्चा की है, फर्ज करे मैंने जो है वो रेंट पे की है एक बिल्डिंग का। अब वो जो रेंट है वो मुझे फायदा देगा एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो उस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्ज करें कि मैंने 1 महीने का रेंट पे किया है, तो 1 महीने का रेंट मुझे 1 महीने के लिए फायदा दे रहा है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए फायदा दे रहा है, तो वो उस ट्रांजेक्शन को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैंने मैंने जो रेंट पे किया है वो 12 मंथ्स का पे किया है, यानी 12 महीने का रेंट पे कर दिए आज, तो वो जो रेंट है वो मुझे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहा है, यानी वो 12 अकाउंटिंग पीरियड में मुझे बेनिफिट दे रहा है, वो मुझे फायदा दे रहा है। 12 माह के लिए मैंने आगे रेंट पे नहीं करना, मुझे उसका फायदा मिलेगा अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। तो उस ट्रांजेक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा आपके लिए आइडिया था कि हम एसेट्स को एक्सपेंसेस में किस तरह से पढ़ेंगे, या इस कैटेगरी में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। व्हेन अ बिजनेस मेक्स एन एक्सपेंडिचर, जब बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हैं दैट विल बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने अभी आपको रेंट की एग्जांपल दी है, जिसका हमें फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अरसे के लिए होगा। ठीक है, यानी 12 माह का मैंने रेंट पे कर दिया या 2 साल का मैंने रेंट पे कर दिया, ठीक है, 12 मंथ्स के लिए मुझे उसका बेनिफिट होगा। द अकाउंट इज जनरली डेबिटेड टू एन एसेट अकाउंट। अच्छा, उस एक्सपेंस को हम एसेट के तौर पे लेते हैं। ठीक है,
अगर मैंने कोई ये याद रखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर मैंने किया है और उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मुझे एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है, तो हम उस एक्सपेंडिचर को सॉरी, हम एसेट्स के तौर पे लेते हैं। ठीक है, हम उसको एक्सपेंस के तौर पे नहीं लेंगे, हम उसको एसेट्स के तौर पे लेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, और इसमें एग्जांपल आती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ये तो इन दोनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, और थ्रू एग्जांपल्स हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से नोट डाउन करते हैं, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले से अदाशुदा अखराजात। प्रीपेड, हम जो अपना मोबाइल में कार्ड यूज करते हैं, कॉलिंग कार्ड यूज करते हैं, तो हम उसको प्रीपेड कार्ड बोलते हैं। प्रीपेड कार्ड का मतलब ये होता है कि हम उसमें कार्ड पहले ही इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उस कार्ड को यूज करते हैं, कि इसलिए हम इसको प्रीपेड कार्ड बोलते हैं। एक होता है पोस्ट पेड कनेक्शन। आपके मोबाइल में एक पोस्ट पेड कनेक्शन होता है। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि आप पहले इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल के बिल को, और फिर आप उस बिल को आप अदा करते हैं बाद में। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पेड, पोस्ट पेड बाद में अदा किया हुआ खर्चा। तो प्रीपेड पहले अदा किया हुआ खर्चा। The expenses which have been paid during the current year, but the services or the benefits have not been received till the end of the current year. Services will be received in the next year are known as prepaid expenses. Expenses जिनको हम इस साल या इस महीने अदा कर चुके हैं, लेकिन उसका फायदा हमें अगले साल के एंड तक, यानी इस साल के एंड तक मिलेगा, या अगले साल के एंड तक मिलेगा, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स के तौर पे शुरू में रिकॉर्ड करते हैं, इनको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम अगर आपको आपको आ जाए एग्जाम के अंदर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, तो याद रखिएगा दीज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। इनकी एग्जांपल्स में तीन एग्जांपल्स हैं। एक प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, शॉप सप्लाइज, या किसी की भी तरह के एक्सपेंसेस जो कि आप एडवांस में अदा कर चुके होते हैं, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इनमें हम दो की एग्जांपल्स देखते हैं, टू एग्जांपल्स हम इसको स्टडी करते हैं, और फिर मैं आपको इस चीज से रेलेवेंट कुछ टास्क भी अलॉट करूंगा। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एग्जांपल नंबर 1 हम शॉप सप्लाइज से पहले पढ़ते हैं। साथ इमेज में आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शॉप सप्लाइज क्या होते हैं। शॉप सप्लाइज को वी कॉल इट ऑफिस सप्लाइज एज वेल, हम इसको ऑफिस सप्लाइज भी बोलते हैं। कंसिडर दैट ओवरनाइट ऑटो सर्विस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ शॉप सप्लाइज। फर्ज करें कि आपके पास इस कंपनी के पास एक कंपनी जिसका नाम है ओवरनाइट ऑटो सर्विस, उसके पास जो शॉप सप्लाइज हैं उनके ये बैलेंसेस हैं, यानी उसके पास जो पेंसिल्स हैं, जो स्टेपलर्स हैं, उनके पास जो कैलकुलेटर्स हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, एक्सेट्रा, ये शॉप सप्लाइज में आती हैं। उसके जो बैलेंसेस हैं वो ये हैं। फर्ज करें कि नवंबर के लास्ट में हम उस कंपनी के पास जो शॉप सप्लाइज थी उसकी कीमत थी 1800, और नवंबर के एंड पे या दिसंबर के स्टार्ट, ये नवंबर का क्लोजिंग बैलेंस हुआ और ये दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस होगा। 1800 थी। दिसंबर 31st, यानी इस मंथ दिसंबर अगले महीने के एंड पे जो सप्लाईज हैं वो उसकी उसकी जो वैल्यू रहेगी आपके पास वो 1200 है। इसका मतलब है कि आपने दिसंबर के महीने में जो सप्लाईज कंज्यूम की है, जो आपने यूज की है, वो कितनी यूज की है, वो 600 यूज की है। प्लीज अपना जरा माइक खोलें, इसको जरा एक्सप्लेन करें, मैंने बोला। सर ये आपने बताया कि नवंबर के स्टार्ट में उन्होंने 1800 की है सप्लाई नवंबर के एंड पे, और दिसंबर के एंड पे 1200 कंज्यूम नहीं की उन्होंने, इस्तेमाल नहीं की। नवंबर के नवंबर के एंड पे नवंबर के एंड पे नवंबर के एंड पे आपकी जो सप्लाईज हैं उसकी वैल्यू $1800 है।
यानी नवंबर जी के सर। एंड पे आपके पास जो सप्लाईज की वैल्यू है, जिस सप्लाईज की एक कीमत पे आपके पास पड़ी हुई है, वो 1800 की सप्लाईज आपके पास पड़ी हुई है। जी सर। दिसंबर के एंड पे अगर आपने देखा कि आपके पास जो सप्लाईज है वो कितनी है और किस किस कीमत पे आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने देखा कि 1200 की सप्लाईज अभी फिलहाल मेरे इन हैंड है, यानी जी सर। दिसंबर के एंड तक आपके पास 1200 तक की सप्लाईज पड़ी हुई थी। अगर दिसंबर के शुरू में 1800 थी, दिसंबर के एंड पे 1200 थी, तो इसका मतलब है कि हमने जो सप्लाईज कंज्यूम की है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, विच इज दैट वो इज 600 है। 600 की हमने इस्तेमाल कर ली है, यानी जी $600 तक की हमने की कीमत में हमने पेंसिल इस्तेमाल की है, हमने कैलकुलेटर यूज कर लिए है, बुक्स। फर्ज करें हमने बुक्स यूज कर ली है और जी स्टेपल्स सर। वगैरह, ये सारी सप्लाईज हमने कंज्यूम की है। अब हमारे पास जो रह गई है वो 1200 की रह गई है। इसमें किसी किस्म की किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो दानिश, सर। आप बोल सकते नो दानिश। सर। एहसन, नो सर। शोएब, नहीं सर। फरत है? फरत है क्लास? एब्सेंट है, ओके। अच्छा, अब ये जो सप्लाईज हैं ये हमने कंज्यूम किया। अब इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो हम देखते हैं कि इसकी इसकी जो जनरल एंट्री होगी या इसकी इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री होगी वो क्या होगी। अच्छा, आपको याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये वैल्यू इस तरह से दी होंगी कि ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको नवंबर की वैल्यू दी होगी कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा होगा कि आपकी जो शॉप प्राइस है उसकी वैल्यू है 1800, ठीक है। उसके नीचे अलग से एक पॉइंट लिखा होगा कि प्राइस द बैलेंस ऑफ शॉप प्राइस एट द एंड ऑफ दिसंबर इज 1200। तो आपने इससे खुद ही अंदाजा लगाना है कि अगर आपकी महीने के शुरू में इतनी सप्लाईज थी, महीने के एंड पे इतनी सप्लाईज रह गई है, तो आपने कंज्यूम कितनी की, कंपनी ने कंज्यूम कितनी की है। तो ये जो 600 की फिगर है ये आपने खुद ही कैलकुलेट करनी है कि तो इतनी कंज्यूम हुई है। हमें बेसिकली ये चाहिए कि हमने कंज्यूम कितनी की है। अच्छा, अब जितनी आपने कंज्यूम की है ना, वो बनेगा उस महीने का एक्सपेंस, ठीक है। तो ये होगा शॉप सप्लाईज एक्सपेंस या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, या इनको सिर्फ सप्लाईज एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो सप्लाईज एक्सपेंस एक्सपेंस वो है कि जितना आपने खर्चा किया है, यानी जितना आपने कंज्यूम किया है वो आपने खर्च कर दी है। तो 600 आपने शॉप सप्लाईज खर्च करती है, दैट इज इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी दिसंबर 31 पे। सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे 600 से, और शॉप सप्लाईज क्रेडिट होंगी 600 से। क्यों? सप्लाईज एक्सपेंसेस हैं आपके एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने जितनी कंज्यूम की है वो आपके एक्सपेंस अकाउंट में चले जाए। अब क्रेडिट मैंने शॉप सप्लाईज को क्यों किया है कि शॉप सप्लाईज हैं एसेट अकाउंट, ठीक है। यानी आपकी जो शॉप सप्लाईज हैं जब तक आप इसको कंज्यूम नहीं करते तब तक ये आपके एसेट्स हैं, जिस वक्त आप इसको कंज्यूम करते हैं ये आपके एक्सपेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो शॉप सप्लाईज एसेट अकाउंट आपके क्रेडिट इसलिए हुए हैं क्योंकि आपकी जो शॉप सप्लाईज हैं वो डिक्रीज हुई हैं 600, उसकी जो इन्वेंट्री है वो 600 से डिक्रीज हुई है। तो आपकी जो एसेट है शॉप शॉप सप्लाई वो डिक्रीज हुआ है। तो आपको पता है जब एसेट डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री ऑफ शॉप सप्लाईज। ये आप याद रख लीजिएगा, ऑफिस सप्लाईज की या आपकी जो शॉप सप्लाईज है उसकी उसकी जो जर्नल एंट्री है या उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री, अगर आपको कहा जाए एग्जाम के अंदर इसकी एडजस्टिंग एंट्री करें तो वो इस तरह से होती है: सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, शॉप सप्लाईज क्रेडिट। ये सप्लाईज एक्सपेंस इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेंस है, और शॉप सप्लाईज इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो एसेट्स अकाउंट है आपके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 में हमने कुछ देखते हैं कि इससे हमें लेसन क्या मिलता है। दो लेसन हैं। नंबर 1, इट चार्ज टू द एक्सपेंस द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज यूज्ड इन दिसंबर, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम शॉप सप्लाईज की इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सप्लाईज जितनी कंज्यूम की है दिसंबर के महीने में उसको हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। इसका ये मतलब है जितनी कंज्यूम की उसको एज एन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया, नंबर 1। नंबर 2,
it reduces the balance of shop supplies to 1200. 600 की हमने कंज्यूम की, 1800 में से उसकी वजह से आपकी जो शॉप सप्लाईज का बैलेंस है वो 1200 रिड्यूस होकर $1200 से आएगा. द अमाउंट ऑफ सप्लाईज एस्टिमेटेड टू बी इन हैंड एट December 31st. अच्छा, आपने टास्क क्या करना है ये आप नोट कर लें, ये आपने मुझे बाद में सेंड करना है. प्रिपेयर द लेजर अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन. इस ट्रांजेक्शन का आपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द शॉप सप्लाईज. आपने शॉप सप्लाईज का जो क्लोजिंग बैलेंस है लेजर में आपने मुझे बताना है कि इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना है. ठीक है, तो शॉप सप्लाईज का आप पीछे हैं, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जो शॉप सप्लाईज का जब आप लेजर बनाएंगे, शॉप सप्लाईज का जब आप लेजर बनाएंगे इस तरह से देख लीजिएगा. लेजर अकाउंट आपका इस तरह से होता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे शॉप सप्लाईज, शॉप सप्लाईज अकाउंट, और लेजर की दोनों साइड पे आपको पता है कि दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी. अब जब आप शॉप सप्लाईज का लेजर बनाएंगे ना, तो आपने देखना है कि शॉप सप्लाईज का क्योंकि एसेट अकाउंट है, तो यहाँ पे इसका आएगा ओपनिंग बैलेंस. हम इसको लिखेंगे बैलेंस ड्रॉट डाउन. एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होता है. मैंने आपको कहा था कि शॉप सप्लाईज आपके एसेट्स होते हैं. फिक्स्ड ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड पे होगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे होगा. बैलेंस कैरी डाउन आप यहाँ पे लिखेंगे. अच्छा, शॉप सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस है ये 1800. ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉट डाउन में, विच इज यहाँ पे मैं लिखूंगा 1800. उसके बाद शॉप प्राइस इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है, आप यहाँ पे देखें तो ये क्रेडिट हो रहा है. तो शॉप प्राइस क्रेडिट हो रहा है किस वजह से? प्राइस एक्सपेंस की वजह से. शॉप प्राइस इज क्रेडिट ड्यू टू प्राइस एक्सपेंस. कितनी अमाउंट से? 600 की अमाउंट से. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इस साइड पे टोटल करूंगा. जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिखा जाएगा. तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका टोटल है 1800, और ये क्योंकि बिगर अमाउंट है तो 1800 ही यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 1800 में से आप 600 को माइनस करें तो इसका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस की 1200. तो ये इसका लेजर अकाउंट है जो कि आपको इसकी क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 1200. हमारे एग्जांपल में भी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1200. तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ शॉप सप्लाईज. अब उसके बाद आपने सप्लाईज एक्सपेंस का लेजर अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो इसका चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये अकाउंट बनाएं सप्लाईज एक्सपेंसेस का, और इसकी डेबिट साइड पे 600 लिखने, इसका जो बैलेंस है वो भी 600 ही आएगा. इज इट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो. नो सर. ओके, तो दिस वाज द टास्क 1 जो कि मैंने आपके लिए कर दिया है कि आपने लेजर अकाउंट बनाना है इस ट्रांजैक्शन का, और क्लोजिंग बैलेंस शॉप प्राइस का आपकी लेजर अकाउंट में होना चाहिए. ओके. सेकंड, एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का की हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है. इसमें हम एग्जांपल जो पढ़ेंगे वो इंश्योरेंस पॉलिसी की पढ़ेंगे. कंसीडर दैट overnight auto service has purchased the insurance policy for 18,000 for 1 year on March 1. The transaction with, अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी आप क्यों लेते हैं? आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं किसी भी चीज की? सो डैट आप जिस भी चीज की इंश्योरेंस ले रहे हैं, सो डैट आपको उस चीज का जो लॉस है अगर होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनीज को बेयर करती है. जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी कंपनी से, तो उसको आप उस लॉस के लिए आप कुछ पैसे अदा करते हैं. ठीक है, आप उसको एडवांस में अदा कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली है और गाड़ी की आपने इंश्योरेंस करवाई है. अगर गाड़ी चोरी होती है, अगर गाड़ी को कोई डैमेज होता है, तो उस लॉस का
जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी ही अदा करेगी। अब वो क्यों अदा करेगी? क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैसे अदा किए। तो फर्ज करें कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी कंपनी से और उस कंपनी को आपने 1 साल के लिए $18,000 अदा कर दिए, ठीक है? मार्च 1 पे, ये तारीख याद रखिएगा, मार्च 1 पे आपने उसको $18,000 जो है वो अदा कर दिए। अब $18,000 जो हैं वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएँगे, प्रीपेड इंश्योरेंस में आएँगे। क्यों? ये इंश्योरेंस की वो अमाउंट है कि जो आपने पूरे साल के लिए पहले से ही अदा कर दी है, कि इन एडवांस आपने अदा कर दी, ठीक है? 1 साल की 18,000। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से होगी। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी, जब आप पॉलिसी परचेज करें मार्च 1 पे, तो उस वक्त इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो ये होगी प्रीपेड, या हम इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस, अब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंस हमारे हम लोगों के लिए वाजिया हो गया कि ये जो एक्सपेंस है ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ठीक है? अगर ये रेंट एक्सपेंस होता तो मैं इसको यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिखता, ठीक है? सो जनरल एंट्री उसकी सेम होती प्रीपेड रेंट की, कि आपने एडवांस में अदा कर दिए रेंट। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट, क्योंकि दिस इज एसेट अकाउंट फॉर यू, ठीक है? ये एसेट है। अभी आपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट बेनिफिट नहीं लिया, ठीक है? आपने इसको अभी आपने इसके अगेंस्ट बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि इस वजह से हम इसको एसेट अकाउंट में डालेंगे। इसको हम बोलेंगे इसको हम करेंगे डेबिट, और कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। आपने कैश अदा किया ना, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस, तो कैश आपका, कैश का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। कैश क्योंकि एसेट्स अकाउंट में आते हैं, एसेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। सो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज टेकन एज एन एसेट अकाउंट, एंड कैश अकाउंट इज आल्सो टेकन एज द एसेट अकाउंट, ठीक है? तो हम इस वजह से इसको, इसकी जो जनरल एंट्री लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर याद रखिए कि यहाँ पे इंश्योरेंस की जगह रेंट अकाउंट होता है तो उसकी जनरल एंट्री भी सेम होती, प्रीपेड वहां पे लिखते हैं हम प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? ये होगी जिस वक्त आप वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है अदा कर रहे हैं, ठीक है, पूरे 1 साल के। नाउ एग्जांपल 2 को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑन मार्च 1 द 18,000 डॉलर was paid for the full year coverage of insurance। पूरे साल की इंश्योरेंस के लिए आप 18,000 पे कर रहे हैं, तो एक महीने के लिए ये 12 मंथ्स के लिए है, तो 1 मंथ का कितना होगा? 18,000 को आप 12 से डिवाइड कर दें, वो एक माह की इंश्योरेंस का एक्सपेंस निकलेगा आपका। Therefore 1/12 of the cost और 1500 is recognized as insurance expense every month, ठीक है? वो पूरे साल का 18,000 है और एक महीने का कितना होगा? 1500 एक्सपेंस है बेसिकली। Therefore adjusting entry at the end of the March is, मार्च के पूरे महीने का जो एक्सपेंस होगा इंश्योरेंस का वो कितना होगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500 डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 क्रेडिट, ठीक है? इंश्योरेंस एक्सपेंस इज टेकन एज द एक्सपेंस अकाउंट, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमने पहले रिकॉर्ड की है वो एसेट अकाउंट होगा, ठीक है? कैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस को पहले हमने डेबिट किया था क्योंकि आपका जो एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। अब उस इंश्योरेंस में से 1500 की इंश्योरेंस को एज एन एक्सपेंस आपने इसको इंक्लूड कर दिया मार्च के महीने में, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस विल बी डेबिट 1500 से, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी क्रेडिट। ये दो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, ये याद रखिएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस हो या रेंट हो, ठीक है? टास्क 2 क्या है? प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जांपल 2, फाइंड द बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का आपका आपने जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मुझे बताना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना। टास्क 2 का ये कल से पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे लिख के, पेज के ऊपर टास्क 1 एंड टास्क 2 उनके जो लेजर अकाउंट है वो बेशक आप मुझे तस्वीर खींच के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, ईमेल करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होती है? हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज इन द बिजनेस नोन एज डेप्रिसिएशन।
ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है हमेशा। डेप्रिसिएशन को हमेशा एज एन एक्सपेंस हम लेते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करके लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आपने मशीनरी लिया और उस मशीनरी का बेनिफिट आपको एक से ज्यादा साल के लिए, एक से ज्यादा काउंटिंग पीरियड के लिए होगा। अब उस मशीनरी को जब आप जैसे जैसे आप यूज करते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। मशीनरी के यूज करने की वजह से या किसी भी फिक्स एसेट्स के यूज करने की वजह से उसकी कीमत में कमी आना, और जितनी कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू में कमी आना of an asset due to usage in the business is known as depreciation. Depreciation is an expense for the business. It is charged on the fixed assets only. इसकी हम एग्जांपल पढ़ते हैं. Consider that overnight auto service has purchased a building for $36,000 on January 1st, 2015. इस कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की है जिसकी वर्थ है $36,000. जनवरी 1st, 2015 में इसने परचेज किया. The building estimated life is 20 years. हो सकता है बिल्डिंग पुरानी है तो उसकी जो लाइफ है वो 20 years है. ठीक है, उस बिल्डिंग की जो लाइफ है यानी इस बिल्डिंग को आप 20 साल तक अब यूज कर सकते हैं. The depreciation of this building is, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन है, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ एन एसेट. कॉस्ट का मतलब होता है जिस प्राइस पे आपने इसको परचेज किया. यहाँ पे जो कॉस्ट है वो $36,000 होगी. रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने जितना अर्सा इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद इसकी कितनी कीमत रह जाएगी, तो वो यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम इसको ज्यूम करते हैं कि दिस इज बेसिकली जीरो. स्क्रैप वैल्यू भी इसको बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं. लाइफ ऑफ एन एसेट कि जितना अर्सा आप इसको यूज कर सकते हैं, इन आवर एग्जांपल दैट इज 20 years, 20 साल इसकी जो यूजेज है वो ये है. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पुट करें तो आप लोगों के पास जो डेप्रिसिएशन आती है वो 1800 पर ईयर है. यानी एक साल में इस बिल्डिंग की वैल्यू में जो कमी आएगी वो $1800 से आएगी. ठीक है, अगर आप इस बिल्डिंग को एक साल तक यूज करते हैं तो साल के एंड तक इसकी वैल्यू 36,000 से $1800 कम होगी. ठीक है, $1800 कम होगी, बाकी जो अमाउंट है वो इसकी वैल्यू रह जाएगी एक साल के बाद. 1800 पर ईयर या 150 पर मंथ. 1800 को आप 12 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 150. तो एक माह में इसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो 150 पर मंथ होगी. तो ये एक माह की डेप्रिसिएशन होगी. एक साल की अगर आप डेप्रिसिएशन ले तो 1800 पर ईयर है. डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है. तो वो आपको एक साल की डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री करने को कह रहे हैं या आपको पर मंथ. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको वो कहता है कि एक माह के यानी जनवरी के एंड तक बताएं कि इसकी वैल्यू में कमी कितनी आएगी. तो वो हमें निकाल ली है कि एक माह की इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 150 पर मंथ है. तो जनवरी के एंड तक इसकी जो वैल्यू में कमी आएगी वो $150 की आएगी. ठीक है, अब इसकी हमने करनी है जनरल एंट्री. ऑन जनवरी 31st यानी उसी माह के एंड पे जिस माह में आपने इसको परचेज किया है, द एडजस्टिंग एंट्री फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग वुड बी, ये इसकी जनरल एंट्री एक ही होती है, ये आपने याद रखना है. डेप्रिसिएशन की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट. जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है ना तो उसके आगे आपने स्पेसिफाई करना होता है कि आप डेप्रिसिएशन किसकी चार्ज करें. बिल्डिंग की चार्ज करें तो बिल्डिंग लिखें, मशीनरी की चार्ज करें तो मशीनरी लिखें, टूल एंड इक्विपमेंट्स की चार्ज करें तो टूल एंड इक्विपमेंट्स लिखें, व्हीकल्स की चार्ज करें तो वो आगे लिखेंगे आप व्हीकल्स की. क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी भी कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ की नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा फिक्स एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है. अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 150 से, और उसके बाद आपने क्रेडिट करना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, और वो भी सेम अमाउंट से आपने करना होता है विच इज 150. हम दोनों हेड्स को देखते हैं कि दोनों हेड्स हैं क्या. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम स्ट्रेट अवे हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको डेबिट करते हैं. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, यानी एसेट के मुतबादल उसका उल्ट अकाउंट होता है. ये एसेट अकाउंट नहीं होता लेकिन ये कॉन्ट्रा एसेट होता है. कॉन्ट्रा एसेट का मतलब ये होता है कि ये वो अकाउंट है जो किसी एसेट की
का जो बैलेंस है उसको कम कर देगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि बैलेंस शीट में हमेशा जो एसेट अकाउंट होगा उसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि ये एसेट के बैलेंस को कम कर देता है, इस वजह से हम इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बोलते हैं। ओके, सो दैट द क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आगे आपका लिखा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, सो योर असाइनमेंट इज प्लीज रीड द बुक। आपने जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो आपने रीड आउट करनी है। उसके बाद यू हैव टू complete all the tasks from task number 1 to 2 as mentioned in the slide। और वो जो टास्क है वो आपने कल के लेक्चर से पहले पहले मुझे व्हाट्सएप कर देना है, यानी आज रात तक आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। बेहतर ये है कि अभी लेक्चर खत्म होते तो आप इसको इसके जो लेक्चर्स हैं वो बनाए, मैं भी आपको इसकी जो स्लाइड्स हैं वो सेंड कर देता हूँ, और मुझे इसकी जो टास्क हैं वो आप दोनों सेंड कर दें। और बुक से काइंडली आप बुक को ओपन करें और पेज नंबर 142 से लेकर 150 तक इसको स्टडी करें। इसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लेंगे, उसको आप जो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है उसको आप हाईलाइट कर लें। ठीक है, उसको हाईलाइट करें, ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बेनिफिशियल होगी। सो नाउ आप सब लोग अपना माइक ओपन करें। आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, यू कैन आस्क मी। शिव, नो सर। वलीद, सर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या समझा दें। एसेट अकाउंट का बैलेंस वो अकाउंट जो एसेट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस करता है यानी कम कर देता है, उसको हम कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्ट, यानी कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज के ऑपोजिट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एसेट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है ये अपने रिस्पेक्टिव फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस है उसको रिड्यूस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो 36,000 है, इसका जो बैलेंस है वो रिड्यूस होगा इसके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट से, विच इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक। दानिया हरी, नो सर। रिदा फातिमा एब्सेंट है। रहील अहमद, नो सर प्रेजेंट। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगा कल इंशाल्लाह। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।